चलेगा। गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं अपन पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चल रहा था अपना, उस क्वेश्चन के अंदर जहां तक कंप्लीट हो गया था उसके आगे से करेंगे। देखते हैं वो क्वेश्चन है तो यहाँ पे शायद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, हाँ जी सुनना। पिछले क्वेश्चन के अंदर अपने एक तो वैल्यू ज्ञात करी थी x1 की, एक वैल्यू ज्ञात करी थी y1 की, एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी x2 की, एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी y2 की। तो ये वैल्यू आई थी अपने पास में u1 cos अल्फा 1 t, एक बार चेक कर लेना ना। और ये वाली वैल्यू आई थी अपने पास में u1 sin अल्फा 1 t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आई होगी आपके पास में u2 cos अल्फा 2 इंटू टी, और ये वाली वैल्यू आई होगी u2 sin अल्फा 2 t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। जहां तक मुझे याद है इसको समीकरण 1 दिया था, इसको समीकरण 2 दिया था, इसको समीकरण 3 दिया था, इसको समीकरण नंबर 4 दिया था। एक बार रिप्लाई करो, यही स्थिति थी क्या? एक बार सारे रिप्लाई करना, यही स्थिति थी क्या? एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या यही हमें रिजल्ट मिले थे कल की क्लास के अंदर? चलो अब सुनना, आगे की कैलकुलेशन देखो ना। आज का वर्क यहां से स्टार्ट होता है। जिसने कल की क्लास नहीं ले रखी उसका कोई मतलब नहीं है क्लास लेने का, पहले बोल रहा हूं ना। सुनो, अब हमें क्या करना है, मेरी बात सुनना। हमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर 2 है और एक है समीकरण नंबर 4, एक है 1 और 3, तो देखो सुनो, आगे का वर्क देखो, कैलकुलेशन अब ना। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है, तो 3 के अंदर से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस का x1। इधर आएगा मेरे पास में u2 cos अल्फा 2 t, फिर आएगा माइनस का u1 cos अल्फा 1 t। कुछ कॉमन है दोनों के अंदर से, कॉमन निकाल लो। कॉमन है t, तो ये आ जाएगा u2 cos अल्फा 2 माइनस का u1 cos अल्फा 1, और इधर आ गया मेरे पास में t। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब आगे देखो, ऐसे ही हमें क्या लेके आना है, y2 माइनस y1 लेके आना है। तो 4 में से 2 को घटा दो, तो समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 4 में से 2 को घटाया जाएगा। 4 में से 2 को घटाया जाएगा तो ये आएगा हमारे पास में y2 माइनस का y1 इक्वल टू, देखो इधर है मेरे पास में u2 साइन अल्फा 2, फिर है t, फिर है माइनस का हाफ gt स्क्वायर। आगे देखो, फिर मैं माइनस करूंगा इसके अंदर से, इधर लिख देता हूं, माइनस करेंगे अपन y1 की वैल्यू, तो u1 साइन अल्फा 1 t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो y2 माइनस का y1 इक्वल टू कितना हो गया, u2 साइन अल्फा 2
इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, फिर ये माइनस के अंदर आएगा माइनस का u1 साइन अल्फा 1 इंटू टी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, आप लोगों को पता है यहाँ पे सुनना, ये हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ गया y2 माइनस का y1, t कॉमन निकाल लो, तो u2 साइन अल्फा 2 फिर माइनस u1 साइन अल्फा 1 और ये आ गया t कॉमन। इसको देंगे समीकरण नंबर 6। हमने क्या किया, कल x1 x2 y1 और y2 के रिजल्ट ज्ञात किए थे, x2 में से x1 को घटा दिया और y2 में से y1 को घटा दिया, इतना सा काम हमने किया है। अब आगे देखो, हमें क्या करना है सुनना, समीकरण 6 में अपन क्या करेंगे, समीकरण 5 का भाग लगा देंगे। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर, अगर समीकरण 5 का भाग देंगे तो यह आएगा y2 माइनस का y1 बट्टा x2 माइनस का x1, इधर आएगा u2 साइन अल्फा 2 माइनस का u1 साइन अल्फा 1, इधर है मेरे पास में t और फिर है हेलो अब देखना, ये आएगा मेरे पास में u2 cos अल्फा 2 माइनस का u1 cos अल्फा 1 और इधर से आ गया t। तो यहाँ क्या होगा देखो, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा y2 माइनस का y1 बट्टा x2 माइनस का x1 और ये बच गया u2 साइन अल्फा 2 माइनस का u1 साइन अल्फा 1 बटा कितना आ गया u2 कॉस अल्फा 2 और माइनस का u1 कॉस अल्फा 1। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बन गया। ठीक है, हेलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ अभी ना, 2 मिनट। हाँ जी सुनना, अब ये हमारे पास में हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, x2 में से x1 को घटाया, y2 में से y1 को घटाया और दोनों को आपस में डिवाइड किया और यहां तक अपन पहुंच गए। एक बार आप यहां तक पहुंच जाओ ना, एक बार आप लोग यहां तक उतार लो, है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा, कल जहां तक हो गया था उसके आगे से ये रहा, एक बार आप यहां तक उतार लीजिएगा, ठीक है।
हो गया? उतारो इसे। करो इसे फटाफट कंप्लीट। ठीक है, 1 सितंबर से अपनी क्लास बिल्कुल रफ एंड टफ चलेगी, ठीक है ना? क्योंकि 1 सितंबर से हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तब जाके थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अगर कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो 1 सितंबर से सुबह 7 से 8 लगेगी। ठीक है ना, सुबह 7 से 8 लगती है ऑफलाइन क्लास, लगेगी ना 1 सितंबर से। और वहां पे उसमें स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर से। कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके बाद में जो अगला चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर, इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और बचे हैं और एक टॉपिक बचा है, देन ये चैप्टर हमारा फिनिश है, पूरा पहला चैप्टर। ओके, कैंसल रेड पेन से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैमरा नहीं लगाया क्या? अरे वो आज आया ही नहीं जयपुर से, ठीक है ना, अब वो 29 तारीख को आने की बोल रहा है। ठीक है ना, वो तो लग जाएगा, उनकी ड्यूटी अपनी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ जी। ये उतार लो। किसी ने कहा कि रेड पेन से क्रॉस किया करो, देखो रेड से मैं ट्राई करता हूँ, अगर रेड से ज्यादा बेटर कट होता है तो। ये रहा रेड इसके अंदर, क्या रेड से दिख रहा है क्या रेड? मुझे तो रेड बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। अब दिखाओ। हाँ, ऑनलाइन क्लास का टाइम यही रहेगा आपका, 5 से 6 या 4:30 से 5:30 है ना। मैं इसको 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल सटीक बता दूंगा आपको कि 5 से 6 रहेगा या 4:30 से 5:30 रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे 3 बैच चलते हैं ऑनलाइन और 3 चलेंगे ऑफलाइन। ठीक है, ठीक है, क्लास से अपनी एप्लीकेशन पे चलेगी। मैं आज थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा उसके ऊपर। इसे उतार लो पहले ना, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है ना, चलो। और मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है अपना, ये वाला, ये पहला चैप्टर, ये जब खत्म हो उसके बाद में ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाए सेकंड चैप्टर से। ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, फिर उसके बाद में तो अपनी रफ्तार अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, स्लो नहीं चलेंगे फिर। देखो, अब आप देखो, मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना। देखो, जब हमने पहली वस्तु को प्रक्षेप पथ में फेंका तो कितने एंगल को क्षैतिज से बनाकर फेंका था? अल्फा 1 एंगल बनाकर फेंका था। और दूसरी वस्तु को जब हमने फेंका था क्षैतिज से एंगल बनाकर, तो कितना एंगल बनाकर फेंका था? अल्फा 2 एंगल बनाकर फेंका था। ठीक है, और पहली वस्तु को u1 वेग से फेंका था, दूसरी को u2 वेग से फेंका था। तो हमें ये जानकारी तो होगी कि हमने इतने एंगल बनाते हुए इतने वेग से पहली वस्तु को फेंका और इतना एंगल बनाते हुए इतने वेग से दूसरी वस्तु को फेंका। मतलब कहीं ना कहीं u1 भी नियत रहेगा, u2 भी नियत रहेगा, प्रारंभिक वेग, और अल्फा 1 और अल्फा 2 भी क्या रहेंगे? नियत रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो ट्रम है ना, पूरी की पूरी स्टेप, ये पूरी की पूरी स्टेप क्या रहेगी? नियत रहेगी।
तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी स्टेप को मैं मान लेता हूं स्मॉल m के बराबर। किसके बराबर मान लेता हूं? स्मॉल m के बराबर मान लेता हूं। तो ये लीजिएगा, मैंने इसको किसके बराबर मान लिया? स्मॉल m के बराबर मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, सुनो, इसको अपन ने किसके बराबर मान लिया? स्मॉल m के बराबर मान लिया इस अनुपात को, ठीक है। अब ये है y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1। देखो एक चीज बताते हैं आप लोगों को, पढ़ रखा होगा आपने रिलेटिव मोशन के अंदर 11वीं क्लास के अंदर। क्या? देखो मैं लिखता हूं प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य के निर्देशांक कैपिटल X व कैपिटल Y है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग जानते होंगे कि ये V इक्वल टू VB माइनस VA लिखा हुआ है। ये V इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? VB माइनस VA। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि का, और ये होता है के सापेक्ष। यानी ये क्या है मेरे पास में? द्वितीय कण का वेग है प्रथम के सापेक्ष, या फिर आप बोल सकते हो b का वेग है a के सापेक्ष। किसका वेग है? b का वेग है a के सापेक्ष। यानी के सापेक्ष वाला बाद में आता है, का पहले आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं यहां आऊं तो मेरे पास में एक तो है x और एक है मेरे पास में y। अब x के लिए मेरे पास में है x1 और क्या x2। तो मेरी बात सुनो, प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष, ये तो हो गया के सापेक्ष, और ये हो गया द्वितीय प्रक्षेप्य के निर्देशांक, यानी द्वितीय प्रक्षेप्य का निर्देशांक। तो का वाला आप बाद में पहले लिखते हो, के सापेक्ष वाला बाद में लिखते हो, तो क्या लिखोगे? x2 माइनस का x1 लिखोगे, और इसे क्या लिखोगे? y2 माइनस का y1। सिंपल समझ जाएगा वो कि प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष, ये क्या है? प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य का निर्देशांक है। ये क्या है? प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य का y निर्देशांक है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है? मान रख दो। समीकरण आ गए थे मेरे पास में कहां तक? एक बार देख लेते हैं अपन। समीकरण आ गए थे अपने पास में 6 तक। 6 के बाद में इसे देंगे अपन 7 और इसे देंगे 8। तो समीकरण 7 व 8 से ये लिख सकते हो आप y अपॉन x इक्वल टू m। तो y इक्वल टू क्या आ गया? mx आ गया। ये सरल रेखा का समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रक्षेप्य पथ के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप्य पथ कैसा दिखाई देता है? सरल रेखीय दिखाई देता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं लाइन लिख देता हूं। प्राप्त समीकरण सरल रेखा का समीकरण है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम प्रक्षेप्य के सापेक्ष द्वितीय प्रक्षेप्य का पथ सरल रेखीय होता है, ठीक है। उदाहरण से ना, जहां तक हो गया उसके आगे से उतारो भाई ना, जहां तक हो गया उसके आगे से उतार लो, ठीक है ना। m यहाँ क्या है? कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं। ठीक है,
एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते? देखो कहीं ना कहीं अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हो ना, किसी ने पूछा कि सर एक साथ दोनों बैचों को क्यों नहीं पढ़ाते? जब प्रॉपरली ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ चलता है ना, तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जब हमारी क्लास चलती थी तो लगभग ऑनलाइन में भी 100-125 स्टूडेंट एक साथ क्लास लेते थे और ऑफलाइन के अंदर भी 150-200 स्टूडेंट एक साथ क्लास लेते थे। अब कई बार क्या होता है कि जब दोनों क्लासें एक साथ चलती है तो हमारा ध्यान किस पे जाता है, मेन फोकस जाता है ऑफलाइन वाले के अंदर। तो हम कैमरे की तरफ देखते ही नहीं थे, ठीक है ना, किसकी तरफ नहीं देखते थे, कैमरे की तरफ नहीं देखते थे, और ना ही हम मैसेज पढ़ पाते थे कि क्या चर्चाएं चल रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को कहीं ना कहीं ये फील आता है कि हमारी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, और जब इधर ध्यान दे तो ऑफलाइन वालों को ये लगता था कि हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और फिर क्या होता है कि वो जैसे आवाज भी करते हैं, बातें भी होती है वहां पे ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो वो सारी आवाजें कहाँ पे आती है, तुम्हें डिस्टर्ब करती है। इसलिए क्या कर रखा है, इस बार दोनों को सेपरेट कर रखा है, ठीक है। आप अपने टाइम पे आराम से मजे से पढ़ो, वो उनके टाइम पे आराम से मजे से पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड पर, एक बार बोर्ड भरने के बाद में वहां वेट करना पड़ेगा, वो जब उतारेंगे फिर उसके बाद में पूरा मिटानेंगे, फिर लिखेंगे, यहाँ पे स्लाइड चलती जाएगी, ठीक है। इसलिए आगे बात समझ में? ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये ना। और देखो मैं आपको बता दूं, सेकंड चैप्टर से जो क्लासें लगेंगी वो सारी क्लासें आपके एप्लीकेशन पे लगेंगी, यहाँ पे नहीं लगेंगी, ठीक है। सेकंड चैप्टर से जब आपकी क्लास लगेगी तो वो आपकी क्लास एप्लीकेशन पे लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। और मेरी एप्लीकेशन पे कोचिंग की प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगी फिजिक्स पॉइंट के नाम से। उस एप्लीकेशन के अंदर बिना फीस के एंट्री ही नहीं है, ठीक है। बिना फीस के वो खुलता ही नहीं है, ओपन ही नहीं होता है। अब उतार लो। बिल्कुल मैंने पूरा ऊपर कर दिया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है भैया ना। हो गया। हाँ ठीक है, कंप्लीट है। चलो रे, डन, कंप्लीट। अब सुनना, हाँ फीस ऑनलाइन जमा हो जाएगी, उसके लिए मेरे से मेरे नंबर पे ही संपर्क कर ले, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। जो भी, हाँ जी ध्यान दीजिएगा।
अब इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बचता है और कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन टॉपिक कर लेंगे, फिर टॉपिक का पूरा कंप्लीट है इस चैप्टर का, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने इसके अंदर हेडिंग ना हेडिंग के साथ मतलब कि क्वेश्चन के रूप में लिखवाए है ना। अब ये तो ज्यादातर स्टूडेंट को फिर ये लगता है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए मैं हेडिंग ही लिखवाऊंगा ना। तो हेडिंग लगाओ, न्यूटन के नियम की निश्चलता। न्यूटन के नियम की निश्चलता। निश्चलता, ठीक है। न्यूटन के नियम की निश्चलता। अब ध्यान दो, चलो थोड़ा सा ढंग से समझना। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जो अपना समझाने का तरीका है वो थोड़ा बुक से डिफरेंट है। आपकी बुक के अंदर सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं समझा रखा, मतलब केवल कथन कथन लिख रखे हैं। जैसे न्यूटन का नियम का प्रथम कथन, द्वितीय कथन, तृतीय कथन, या फिर आप कह सकते हो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनके कथन कथन दे रखे हैं। यहाँ पे अपन कथन भी लिखेंगे और न्यूटन के नियमों की निश्चलता को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। थोड़ा बड़ा जाता है बुक से अपना यहाँ पे डेरिवेशन, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे देखो, आप लोग जानते हो ना, एक सेकंड रुको, हाँ मैं क्लास, हाँ सुनो, है ना। देखो, मैं जो समझाने जा रहा हूं उस बात को आप लोग ढंग से समझना ना। पहले समझा रहा हूं तो देखो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला नियम क्या कहता है, आप लोग खूब अच्छे से जानते हो कि बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है। ये क्या है, पहला नियम है, खूब पढ़ रखा है छोटी क्लासों से कि बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है। यानी विराम अवस्था वाली वस्तु विराम अवस्था में रहेगी और नियत वेग से गतिशील वस्तु उसी दिशा में उसी वेग से गति करती रहेगी। ये जानकारी आप लोग जानते हो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है। स्थिर वस्तु स्थिर रहती है, नियत वेग से गतिशील वस्तु उसी दिशा में उसी वेग से गति करती रहती है। ये प्रथम नियम का कथन है, जड़त्व का नियम है। ये खूब पढ़ रखा है छोटी सी क्लासों से लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको नियम नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, नियम की निश्चलता समझनी है। और नियम की निश्चलता का मतलब क्या होता है, सुनो, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, शुरू से बताते आ रहा हूं। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे बल निश्चल है तो आप क्या प्रूफ करते हो, एफ डैश वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। त्वरण निश्चल है तो आप क्या प्रूफ करते हो, ए डैश वेक्टर बराबर ए वेक्टर। वेग निश्चल है तो आप क्या प्रूफ करते हो, वी डैश वेक्टर बराबर वी वेक्टर। ये कौन से निर्देश तंत्र के अंदर है, एस में, और ये कौन से निर्देश तंत्र के अंदर है, एस डैश के अंदर है। ये होता है किसका मतलब, निश्चलता का मतलब। अब यहां अपन को क्या प्रूफ करना है, न्यूटन के नियम की निश्चलता। यानी न्यूटन के नियम का अगर पालना होती है एस निर्देश तंत्र में, तो न्यूटन के नियम की पालना एस डैश निर्देश तंत्र में भी होनी चाहिए। बात को ढंग से सुनना, अगर एस निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम की पालना होती है तो एस डैश निर्देश तंत्र में भी न्यूटन के नियम की पालना होनी चाहिए। ये कहता है हमारा क्या, न्यूटन के नियम की निश्चलता का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो, माना, अभी कुछ नहीं लिखना ना, खूब सारी लाइनें भी लिखवाएंगे अपन। निर्देश तंत्र एस में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है। न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, बुक से देखोगे ना तो आप वो ये नहीं समझ पाओगे कि मैं एग्जाम के अंदर से कैसे लिखूं। केवल इतनी सी लाइन लिखी हुई है कि बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी यथा स्थिति के अंदर बनी रहती है। कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा टॉपिक के ऊपर, लेकिन अपन पूरा एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ भी करते हैं बकायदा। माना निर्देश तंत्र एस में, सॉरी है ना, न्यूटन के नियम की प्रथम नियम की पालना होती है।
अगर न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है तो ये लीजिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? बाह्य बल के अभाव में, यानी बल की अनुपस्थिति, बल की अनुपस्थिति होने का मतलब क्या हो गया? बल का मान 0, अर्थात एफ वेक्टर बराबर 0। अब कोई मुझसे पूछेगा सर आपने एफ वेक्टर बराबर 0 क्यों किया, एफ डैश वेक्टर बराबर 0 क्यों नहीं किया? अरे भाई मैंने यहाँ निर्देश तंत्र एस लिया है, तो मान लिया मैंने निर्देश तंत्र एस में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है, तो इसका मतलब एफ वेक्टर बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बाह्य बल की अनुपस्थिति में है, तो एफ वेक्टर बराबर क्या हो गया? 0। अब सब ये भी तो जानते हैं एफ बराबर होता है मां एम ए वेक्टर, तो ये हो गया 0। अब चूंकि m तो 0 होगा नहीं ना, तो यहां से a वेक्टर बराबर कितना आ गया? 0। अगर a वेक्टर 0 होता है, यानी क्या 0 हो रहा है? त्वरण 0 हो रहा है। तो त्वरण 0 कब कब हो सकता है? जब वेग नियत हो तब भी त्वरण 0 होता है, और जब वेग 0 हो तब भी त्वरण क्या होता है? 0 होता है। तो अतः या तो इस अवस्था में वेग क्या होगा? 0, और या फिर क्या होगा? वेग नियत हो। यही बात हुई ना? अब आ जाओ, ध्यान देना, हम क्या करेंगे? गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण से चर्चा कर लेते हैं। चलो, वेग रूपांतरण समीकरण से, वैसे त्वरण रूपांतरण से भी कर सकते हैं, चलो वेग रूपांतरण से करते हैं अपन। तो v डैश वेक्टर बराबर क्या होता है? v वेक्टर माइनस का स्मॉल v वेक्टर। चलो एक बार अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये लो, ये आ जाएगा dv डैश वेक्टर बट्टा dt, ये आएगा dv वेक्टर बट्टा dt, और ये आएगा d स्मॉल v वेक्टर बटा dt। ये त्वरण a डैश वेक्टर आ गया, ये आएगा a वेक्टर। ये नियत वेग होता है ना, क्योंकि v क्या होता है? नियत होता है, और ये नियत होता है तो सब जानते हैं ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सुन, ये 0 आ गया। अब निर्देश तंत्र S के अंदर किसकी पालना होती है? न्यूटन के पहले नियम की पालना होती है। तो क्या होगा? आओ देखो सारे के सारे, अगर निर्देश तंत्र S में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है तो त्वरण क्या होता है? 0 होता है। अगर त्वरण 0 है तो इसको दूंगा समीकरण नंबर 1, और इसको दूंगा मैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से अगर a वेक्टर 0 है तो a डैश वेक्टर भी कितना होगा? 0। और अगर a डैश वेक्टर बराबर 0 है तो इसका मतलब u डैश वेक्टर या तो क्या होगा? 0 होगा, या u डैश वेक्टर क्या होगा? नियत होगा। या तो वेग क्या होगा? 0 होगा, या फिर वेग क्या होगा? नियत होगा। अब मेरी बात सुनो, डैश क्यों लगाया है मैंने? डैश मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एस डैश के अंदर त्वरण 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या लेके चले थे? हम लेके चले थे कि निर्देश तंत्र एस में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है, तो ये रिजल्ट मिला मुझे। तो इस रिजल्ट को मैंने रखा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंदर, तो मुझे क्या मिल गया? कि एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर भी न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है। अगर न्यूटन के प्रथम नियम की पालना एस के अंदर होती है तो एस डैश के अंदर भी होती है। इस बात का प्रूफ ये हो गया, या तो वेग 0 मिला है या फिर वेग क्या मिला है? नियत मिला है मुझे। ठीक है ना? तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, वो दोनों निर्देश तंत्रों में क्या होता है? निश्चर होता है, यानी वो नियम कैसा है? निश्चर है।
अगर पहले निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं अपन सीधा गैलीलियन त्वरण रूपांतरण समीकरण से। त्वरण रूपांतरण ही लगा दो ना, हमने पढ़ रखा है, हम क्यों यूज करें इतनी सारी माथाफोड़ी को। चलो हम क्यों यूज करें, जब हमने पढ़ रखी है चीजें तो हम क्यों देखें। ठीक है, जब हमने पढ़ रखा है तो हम क्यों देखे रे। हाँ जी, एक बार रिप्लाई कर दो ये समझ में आ गया, एक बार रिप्लाई जरूर करना ये समझ में आ गया। एक बार रिप्लाई करना ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, फटाफट रिप्लाई करो। एक लाइन और लिख सकते हैं अपन इसके नीचे, अतः निर्देश तंत्र S में कण या तो स्थिर रहेगा या नियत वेग से गति करेगा। एक बार रिप्लाई तो करो। अभी कुछ उतारना नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना ना। अतः हम कह अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम निश्चर है, प्रथम नियम निश्चर है। चलो रिप्लाई करो, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक बार रिप्लाई करो फिर मैं इसको लिखवाता हूं। क्या ये बात समझ में आ गई, एक बार रिप्लाई जरूरी है। साउंड नहीं आ रहा। हाँ हाँ, किसी ने पूछा है कि सर एस की जगह एस डैश भी लेके कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो कि माना निर्देश तंत्र एस डैश में न्यूटन के प्रथम नियम की पालना होती है तो फिर ए डैश वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, यू डैश बराबर 0, यू डैश बराबर नियत। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वही। हाँ कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। अगर आप एस डैश में नियम की पालना करवाओगे ना तो एस में भी नियम की पालना होनी चाहिए, और होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ए डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है ना, होगी, है ना। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, वहां एस डैश को लेके एस वाले को ले आओ। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। सबको बात समझ में आ गई, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। आवाज आ रही है ना, किसी का मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही सर, आ रही होगी आवाज, है ना। ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया ना सबको। चलो अब लगाओ आप लोग हेडिंग, हेडिंग लगाना है ना, मैं लिखवाता हूँ, मैं मेरे तरीके से लिखूंगा। लिखो न्यूटन के नियम की निश्चरता, हेडिंग लगा लो ये न्यूटन के नियम की निश्चरता। और इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग लगाओ, ऐसे लगाना, प्रथम नियम का कथन, प्रथम नियम का कथन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा न्यूटन के नियम की निश्चरता, इसके अंदर हेडिंग लगाना प्रथम नियम का कथन। ठीक है, प्रथम नियम का कथन। ठीक है, लिखो, लिखना बाह्य बल के अभाव में, बाह्य बल के अभाव में
कोई भी कण अपनी यथा स्थिति में, कोई भी कण अपनी यथा स्थिति में बना रहता है, कोई भी कण अपनी यथा स्थिति में बना रहता है, अर्थात स्थिर कण, अर्थात स्थिर कण स्थिर बना रहता है, स्थिर कण स्थिर बना रहता है, जबकि नियत वेग से गतिशील कण, नियत वेग से गतिशील कण उसी दिशा में उसी वेग से गति करता है। उसी दिशा में उसी वेग से गति करता है। चलो अब हेडिंग लगाना इसी के अंदर है, प्रथम नियम की निश्चरता की व्युत्पत्ति। प्रथम नियम की निश्चरता की व्युत्पत्ति। ठीक है, प्रथम नियम के निश्चरता की व्युत्पत्ति हेडिंग लगा ले ना। और ये हमने प्रूफ कर दिया, ये उतार लो आप लोग ना। ये ऐसे कैसे उतार लो, प्रथम नियम के निश्चरता की व्युत्पत्ति। देखो ये आपको बहुत, आप ढूंढोगे तो आपको ये निश्चरता का जो प्रूफ है ना, ये आपको बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और जबकि वो पूछता है और बड़ा क्वेश्चन लगा दिया उसने जिस दिन भी 3 नंबर का, तो जो बुक का लिख के आएंगे शॉर्ट पेपर के अंदर से उतार के आएंगे, उनके काट पीट के आधा नंबर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि वहां पे कहीं पे भी प्रूफ नहीं किया हुआ, हमें प्रूफ भी करना है। उतार लो, ऐसे कैसे। देखो जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हो गया या हो जाएगा, आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों को ईमानदारी का एक टेस्ट देना है, ठीक है। आप लोगों को ईमानदारी का एक टेस्ट देना पड़ेगा। दोगे क्या टेस्ट? वैसे देते नहीं है बीएससी के स्टूडेंट टेस्ट। ये अभी यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर चल रहा है अपना, है ना। वैसे तो ये चैप्टर अगर ऑफलाइन क्लास रनिंग होती तो मुश्किल से 8 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। 8 क्लास में मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन मैं इतना स्लो चल रहा हूँ प्रॉपरली बैच के लिए। बिल्कुल किसी ने कहा सर टेस्ट देंगे, ठीक है, बिल्कुल आप टेस्ट देना। अब मैं ये सोच रहा हूँ टेस्ट ले कैसे, आप लोग कोई सजेशन दे सकते हो कि टेस्ट लिया कैसे जाए। तो फिर टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आंसर उसमें से उतार दिया और लिख दिया। ऐसे टेस्ट को लेके क्या करेंगे? ऑनलाइन ही लेना। ऑनलाइन तो तुम टीप की कर दोगे। हाँ, कैमरा ऑन करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी टेस्ट देगा उससे मैं ये कहूंगा कि आपको कैमरा ऑन करके रखना है, ठीक है। चलो अपनी ईमानदारी से आप लोग पढ़ना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और मुझे करवाने हैं इसके अंदर, ठीक है। जितना अपना रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है वो पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है।
ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर सेकंड जब भी अपना स्टार्ट होगा बता देंगे, है ना। इसलिए स्लो चल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर से मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर से सारी क्लासें अपनी एप्लीकेशन पे चलेगी। ये क्या है कि कब है तुम्हारी एसटीसी वाला पेपर, वो सॉरी बीएससी बीएड वाला एग्जाम कितनी तारीख को है? इसके चक्कर में बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। 8 सितंबर को है? ओ नो, ये भाई साहब बहुत लेट करेंगे। जो बीएससी बीएड के भरोसे रहेगा ना, ये तो बहुत लंबा जाएगा भाई। 8 सितंबर को एग्जाम है, फिर रिजल्ट आएगा सितंबर में, क्या अक्टूबर के स्टार्ट में, 1 महीना तो लगा देंगे रिजल्ट आने के अंदर, 20-25 दिन तो लगा ही देंगे मान के चलो। फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर काउंसलिंग, पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, अलॉटमेंट, ये खींच देंगे तुम्हारा 15 नवंबर। 15 नवंबर खींच देंगे, फिर कॉलेज वाले खींचेंगे तुम्हें दिसंबर। बहुत लंबा खींच देंगे वैसा भी, जब तक तो मैकेनिक्स पूरी हो जाएगी। ये तो लंबा खींचेंगे वो। हाँ पहले, हाँ 29 अगस्त थी, बिल्कुल ठीक है, ये बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। ये उतार लिया तो बोलो अगली स्लाइड करें। ये उतार, ये लंबा खींचेंगे, है ना। फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टार्टिंग, सेकंड ईयर वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है, फट चलता जाता है। उतार लो इसे। चलिए, हो गया ये? हो गया तो बोलो। हो गया तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है। ठीक है, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही।